बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नियो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार और दुआ करती हूँ कि आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ और रानाइयाँ मिलें। नाज़रीन, एक लफ्ज़ है शुक्र, हालांकि बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन अगर इस लफ्ज़ की अहमियत पे अगर हम नज़र डालें तो हम किसी को, कोई हमें पानी का गिलास भी पकड़ा दे या कोई छोटा सा हमारा काम भी कर दे, हम उसको शुक्रिया कह दें, थैंक यू कह दें, तो उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। मेरे साथ भी अक्सर ऑफिस में होता है, मुझे कोई ब्रश भी पकड़ा दे या कुछ कर दे, मैं आगे से थैंक यू बोल दूँ तो कहते हैं आप थैंक यू क्यों कहती हैं? तो मैं कहती हूँ ये एक छोटा सा ना एक अच्छा जेस्टर है जब वो आप किसी को देते हैं कि किसी ने आपको एक पिन भी पकड़ा दिया, आप उसको शुक्रिया कहेंगे तो उसके दिल में होगा कि शायद मैंने कोई अच्छा काम किया है, कोई नेकी का काम किया है, इसलिए मुझे शुक्रिया कहा जा रहा है। तो इसके बदले में होगा क्या कि वो शख्स दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि जब आप शुक्रिया कहेंगे तो उसके दिल में आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और कुछ अच्छा करने का जज्बा और भी साथ साथ बढ़ेगा। चलें आज के टॉपिक के हवाले से अगर हम बात करें तो आज प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आइस नशा किस तेज़ी से हमारी न्यू जनरेशन में फैल रहा है और इसके क्या क्या ख़तरनाक असरात हो रहे हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक अहम टॉपिक है कि हम अपने घरेलू अमूर में, मतलब अगर आप सैलरीदार तबका हैं या आपके पैसे इनकम कम है तो आप बचत कैसे कर सकते हैं या फिर अपना सोर्स ऑफ इनकम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी इनकम को मज़ीद। आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे घरेलू टोटकों के हवाले से जिसकी हम सबको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं और रज़ाइयाँ भी निकल रही हैं, कंबल निकल रहे हैं स्टोर रूम से, उनको भी धूप लगवानी है, साथ ही साथ फ्लू, बुखार, गले ख़राब भी सबके चल रहे हैं, यानी बीमारियां अपनी जगह चल रही हैं और जो आप गर्म कपड़े और गर्म चीज़ें निकाल रहे हैं उनको भी अब धूप लगवाने का मौसम आ गया है। तो इरम नईम साहिबा ये होम एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपको हमेशा प्रोग्राम में देख के मुझे बड़ी अच्छी एक फीलिंग आती है, एनर्जी से एक आती है ना, पॉजिटिव वाइब सी। तो मैं बात कर रही थी कि सर्दियां आ गई हैं और अब रज़ाइयाँ भी निकलेंगी, कंबल भी निकलेंगे, तो सबसे पहले मेरा ख्याल है आगाज़ हम यहीं से कर लेते हैं कि अब जो गर्म कपड़े हम निकालेंगे उनको डायरेक्ट यूज़ कर लेना चाहिए या हर कपड़े को धूप और हवा लगवाना ज़रूरी है? हाँ, वो आयशा इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हम कपड़े निकालते हैं तो उसमें हमने कुछ ना कुछ रखा होता है। जैसे सर्दियों के कपड़े आप जब लपेटते हैं बंद करके सूटकेसेस में या अपनी बड़े वाले सूटकेस या ऑर्गेनाइजर्स में हम सेट कर रहे होते हैं, तो उसमें हम नीम के पत्ते, तंबाकू या मैं तो अब घरेलू टोटकों के हवाले से बताऊंगी, कोई केमिकल तो नहीं बताऊंगी। बिल्कुल। तो उसमें हम जब ये चीज़ें रखते हैं, कपूर रख देते हैं बाजुकात या सोडा रख देते हैं, तो उनकी स्मेल एक अपनी भी होती है और उनको ज़रूर हवा लगवा लेनी चाहिए, वरना पड़े पड़े रहने से उनमें गर्द भी होती है, झड़ जाए, बल्कि धुलवा भी लें तो एक दफ़ा अच्छा होता है, एलर्जी के नहीं होती, एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। तो जब हम गर्मियों के कपड़े रख रहे होते हैं तो उनको कभी भी जो कपड़े हम कमीज शलवार जैसे हम अपने रखते हैं, जैसे मर्दाने कपड़ों पे कलफ लगी होती है, कभी आप कलफ लगे हुए कपड़े ना रखें। अच्छा। लगते हैं बहुत खूबसूरत है, पैक हुए आते हैं, लेकिन हाँ, जब बाद में अगले सीजन में निकाले तो वैसे के वैसे मिलते हैं, बस बीच में से सेल्वेटें थोड़ी सी निकालनी है। उसके अलावा उसमें सुराख हुए होते हैं बाजुकात वो जो कलफ होती है वो आटा या राइस पाउडर से बनती है, तो जो उसकी वजह से कीड़ा लग जाता है। अच्छा। वो बाकी कपड़ों को भी खराब करता है, तो इसलिए बेहतर है कि उसको हम कलफ के बगैर इस्त्री करके रखें, पैक कर दें आप पॉलिथीन में, लेकिन उनको आप कलफ नहीं लगाएं। अच्छा, जब आप पैक कर रहे हो तो उसमें गर्मियों के कपड़ों में आपने नीम के पत्ते जरूर रखने हैं। नीम के अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नीम के पत्ते सुखा के रखने चाहिए। नहीं, वो सूख जाते हैं, वो जब आप रख रहे होते हैं ना, एनवेलप में डाल के आप रखते हैं, वो खुद ही ड्राई हो रहे होते हैं। अच्छा, एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, लोग अखबार नीचे बिछा देते हैं सूटकेसेस में, अलमारियों में, वो कभी ना करें। अच्छा। ये होता है रद्दी का कागज होता है, तो इसको कीड़ा बहुत जल्दी पकड़ता है। और व्हाइट फिश होती है छोटी सी, इसके पीछे जरूर आती है। तो ये व्हाइट फिश आपको पता कितना तंग करती है। इसके बजाय आप पॉलीथीन के पेपर जो आजकल मिल रहे हैं वो रख लें, या आप अपना कोई दुपट्टा या कोई नीचे बिछा के ऊपर कपड़े रख लें और इनको ऑर्गेनाइजर में ऐसे रखें कि जब आप निकालें तो आपके सारे कपड़े आपके सामने हों। बाज़-औक़ात हम जल्दी में पैक कर देते हैं तो वो मैं तो एक बैग से एक जोड़ा निकालती हूँ, दूसरे से दूसरा निकालती हूँ, सबसे मुश्किल तीसरा कहाँ रखा था, तो वो आजकल बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर मिल रहे हैं, चकोर से होते हैं, उनमें आप अपने कपड़े सेट करके सामने
मतलब नजर भी आते रहते हैं। अच्छा, और अभी मैं कुछ अरसे से एक ट्रेंड और भी देख रही हूँ कि लोग स्टोर रूम में एक स्टैंड सा रख लेते हैं और तमाम अपने जो कपड़े हैं उस पे हैंग कर देते हैं। वो जब जरूरत हुई निकाल, या सीजन ऑफ हो या ऑन हो तो उसमें निकाल लेते हैं। अगर इस तरह कपड़े पड़े रहेंगे स्टैंड के ऊपर तो वो तो गंदे हो जाएंगे, मैले होते हैं उनमें बाकायदा। कभी आप देखें गर्मियों के कपड़े या सर्दियों के निकालें तो एक पूरी लाइन पड़ी हुई होती है उस मैल की, और वो देखिए डस्ट होती है। ये मौसम ऐसा है ना, पोल्यूशन की होती है एक्चुअली वो भी, तो उसे अवॉइड करें, उसे आप कवर कर लें। आजकल तो उसके जिप लॉक मिलते हैं, आप उसको उसमें जिप लॉक में लगा के रख लें तो सबसे अच्छा है। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि केमिकल्स डालने की बजाय काफूर डाल लें। काफूर जो है वो कीड़ों को पास नहीं आने देता। अच्छा। बल्कि आपके स्टोर रूम में जैसे कभी चूहा या आपको लगता हो कि कोई ऐसे छोटा सा चीज आ जाती हो, छिपकली वगैरह, तो वो भी उससे भाग जाती है। अच्छा, तो काफूर जो है उसको आप छोटी सी थैली में पिसा हुआ ले लें। चूहे की बात करी नहीं, मुझे बताएं अगर घर में चूहे आ जाएं तो खिड़की लगाएं, उसको खिड़की लगाएं। अच्छा, तो ये भी अच्छा मशवरा है। लेकिन ये काफूर बहुत हेल्प कर देता है, ये करीब नहीं आने देता, इसकी तेज स्मेल भी होती है और एक महक रहती है आपके स्टोर रूम में। अच्छा, काफूर की स्मेल बुरी नहीं होती है, लेकिन अगर तंबाकू रखते हैं उसकी तो स्मेल तेज होती है। तंबाकू का ये है, देखो इसमें ग्रीन पत्ते के अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन सूखा तंबाकू रख देने से ऐसी स्मेल नहीं होती। जो कभी हम अगर नाम ले लें तो फरनाइल की गोलियां या कुछ ऐसे एलिमेंट रखते हैं, उनसे जो देर तक स्मेल रहती है ना, वो इससे बच जाती है और ये ज्यादा बेहतर है। केमिकल नहीं होगा आपके कपड़ों में, आप झाड़ेंगे, धूप लगाएंगे, अंदर ले आएंगे। तो ये हमारी जो पुराने जमाने से चीजें इस्तेमाल हो रही थी, साला साल शादियों के कपड़े इसी तरह पैसे ही रखे, क्योंकि जाहिर माएँ जो बेटियां पैदा होती थी इधर तो उनका जहेज बनाना शुरू कर देती थी थोड़े से बड़े होते होते। तो और जब शादी की उम्र को पहुंचती थी तो तकरीबन पेटियां भरी चुकी होती थी। तो ये एक पुराना रिवाज था जो कि जाहिर सी बात है वो भी कुछ घरेलू टोटके ही करती थी उनको संभालने के। बिल्कुल इसी तरह किया जाता था। अब लोग इस तरफ आ भी रहे हैं कि केमिकल्स को छोड़ दें। अच्छा, सर्दियों में अमूमन ऐसा होता है कि नमी आ जाती है कमरों में, हम खिड़कियां दरवाजे नहीं खोलते, हवा नहीं लगती तो दीवारों में नमी आती है। तो उसके लिए बेस्ट है कोयला या चौक। अच्छा। जैसे बेसमेंट वाले घर हैं तो आप बेसमेंट में भी एक आप डब्बा ले लें गत्ते का, उसमें सुराख करके उसमें थोड़े से कोयले रखते हैं। अच्छा। तो वो नमी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये बड़ा अच्छा आपने मशवरा दिया है। ये सबसे आपका अच्छा मशवरा। और इस तरह आप चौक भी रख सकते हैं, जो जिस चौक से हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो चौक भी हम रख सकते हैं, वो भी नमी को ले लेते हैं अपने अंदर। तो इसलिए आप ये दो चीजें आप कर सकते हैं, इनकी स्मेल भी नहीं है, मुश्किल भी कोई नहीं है, और बस आपने एक डब्बे में सेट करने ने, बस ये ना कोई समझे किसी ने जादू टोना करके रखा है। ये घर में सबको पता है चीजें क्या बीच में से निकल रही हैं, चीजें निकल रही हैं, लेकिन आप ये रख सकते हैं घर में, अपने बेसमेंट में रख लें, आप अपनी अलमारियों में भी रख सकते हैं। कोयले का तो ये कि छोटे पाउच में डाल के उसको आप हैंग भी कर सकते हैं, हैंग कर लें और उसमें रख छोड़े तो उसमें नमी नहीं आती। जैसे हमारी जैकेट्स आती हैं, जैसे मर्दाना जैकेट्स हर रोज पहनते हैं, सर्दियों में उनमें पसीना भी आता है, बुरा लगता है, तो उसका मैं बड़ा अच्छा आपको टोटका देती जाऊँ। मेरा आज दिल कर रहा है कि मैं आपको जल्दी जल्दी अच्छे से टोटके बता दूं सर्दियों के। जिससे ये फटकरी, आप एक गिलास पानी में 2 टेबलस्पून फटकड़ी को कूट के डाल दें, उसमें आप नींबू का अरक डाल सकते हैं, थोड़ा सा नींबू। अच्छा, मतलब कुछ ड्रॉप्स डाल दें, आधा नींबू, एक नींबू डाल दें। नींबू बाज़ औक़ात आपकी लेदर की जैकेट को खराब भी कर देते हैं ना। अच्छा, तो आपने जब भी कोई घर आपके, आप खुद भी अपनी जैकेट को रखते हैं तो उल्टा लटकाएं और उस पर हल्का से ये स्प्रे कर दें। अच्छा, एक चीज और भी, आपने उल्टा लटकाने की जैकेट को बात की है, तो ये कुछ लोग कपड़े जब हैंग करते हैं तो उल्टे करते हैं, यानी कि कमीजें हैं वो उल्टी करके हैंग करते हैं। तो ये भी कोई टेक्निक, कोई साइंस है? साइंस ही, उनका ख्याल होता है कि वो हमारे पसीने की स्मेल जो है वो निकल जाएगी और कपड़ा अंदर से खराब नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर आयशा की धूल लिया जाए। वो जो हल्के कपड़े होते हैं वो तो धुल भी जाते हैं, बिल्कुल धो ही लिया जाए तो बेहतर। लेकिन जैकेट जो आप हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद धोना चाह रहे हैं, उसके लिए ये कि हवादार जगह पे उसे उल्टा करके रात को लटकाएं और स्प्रे जरूर कर दें। अच्छा। अगले दिन के लिए आपके लिए फ्रेश जैकेट तैयार होगी। चलें, ये तो अच्छा, जैकेट की आप लेदर की बात कर रही थी। अक्सर लोग जब लेदर, मतलब लेदर की कोई चीज, कोई कपड़ा अलमारी में या अटैची में या फिर वही पेटियों में रख दें, जब अगले सीजन में निकालें तो लेदर उतर रहा होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये कि सरसों का तेल जो है ना, उससे हल्की सी एक कोटिंग कर दी जाए। अच्छा, वो तो लेदर को खराब नहीं करता, वो उसमें एक कोटिंग सी हो जाती है। सरसों का तेल नहीं खराब करता। अच्छा, तो आप जूतों पे भी हल्का सा वो लगा के, लेकिन उन्हें पैक अच्छा करें, उस पर मिट्टी ना पड़े, क्योंकि ऑयल के ऊपर मिट्टी पड़ेगी तो तय जम जाएगी।
तो इसलिए अब उसे अच्छा सा पैक करें। और लेदर हमेशा कुछ अरसे के बाद खराब अच्छा चलिए, कपड़ों वगैरह के हवाले से तो हमने बात की, कुछ सेहत के हवाले से भी बात कर लेते हैं। गर्मियाँ चल रही हैं और ज़ाहिर जो हवा डायरेक्ट हमारी ये नेक, गर्दन और ये शोल्डर्स में पड़ती है, तो अगर जिन लोगों को ये बार बार सर्दियों में ये थकावट का, इन चीज़ों का मसला है, तो उनके लिए क्या आप टिप देंगे? देखो मौसम इतना ऐसे है आजकल कि थोड़ा सा हम घर के अंदर बैठते हैं तो हमें गर्मी लगती है, धूप में जाते हैं तो स्वेटिंग भी शुरू हो जाती है। तो गर्म और सर्द का अंसर तेजी से हो रहा है। सबसे पहले तो आप जब अपने घर से निकलें, घर गर्म किया हुआ, आपने हीटर भी लगाया, बाहर ठंड है, तो एक गिलास पानी का पी के निकलें। अच्छा। उससे आपका टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी एक टेम्परेचर में बाहर उसे एक्सेप्ट कर लेगी। सेकंड, आपने जब आप घर आए और आपको थकावट का एहसास हो तो जिंजर टी आपके लिए बेस्ट होती है। उसमें आप देखें बाहर आजकल पोल्यूशन से जुकाम खांसी हो रही है, तो उसी चाय को बनाने के लिए जो पानी आप उबालें उसमें आप एक किन्नू या माल्टा पूरा पूरा उसका छिलका भी वो आप डाल के उसे अच्छी तरह पका लें थोड़ा सा। उसके बाद चाहे तो जोशानदा डाल लें और चाहे तो उसमें जिंजर डाल लें। जोशानदे की जरूरत नहीं होगी अगर जुकाम है तो वो बहुत अच्छे तरीके से खांसी को ठीक करते हैं। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी थकावट उतरे तो उसमें जिंजर डाल लें। तो ये ऑरेंज टी बहुत मजे की लगती है। चलें, बहुत शुक्रिया नईम साहिबा आपका, इतने अच्छे आपने हमें टोटके दिए हैं कपड़ों की देखभाल के हवाले से भी और सेहत के हवाले से भी, जो कि आज को हर किसी को सेहत के मसाइल का सामना है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, दौरे हाजिर में महंगाई के जो हालात हैं, यकीनन हर शख्स इससे परेशान है और ख़ास तौर पर अगर हम तनख्वाहदार तबके की बात करें तो उनके लिए घर के अखराजात भी उठाना और साथ ही साथ बाहर के मामलात को भी देखना, और अगर आपके ख़ानदान में कोई खुशी गमी आ जाए तो उस पर भी खर्चा करना तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आप सोचते हैं कि हम बचत कैसे करें, क्योंकि ग्रॉसरी के बिल्स, बिजली और गैस के बिल्स, उसके अलावा वैसे भी पिछले कुछ अरसे में बिलों में इजाफा हुआ है, तो ये सारे बिल अदा करने के बाद, घर की ग्रॉसरी करने के बाद, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के अखराजात के बाद, मेरा ख्याल है महीने का आखिर तो बहुत दूर की बात है, महीने के दरमियान में ही आपके पास सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि इन तमाम तर हालात में, इस तमाम सूरत हाल में हम बचत कैसे करें। तो आज हम आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे कि इन हालात में भी महंगाई है, सैलरी कम है और तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात वैसे भी ज़्यादा हैं, तो आप थोड़ी सी बचत कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर मोइज़ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मायशा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपने क्या मौजूद छेड़ा है इस वक्त। आवाम का हर तबका, आप खाली तनख्वाहदार की बात ना करें, मिडिल क्लास छोटा बिजनेसमैन है ना, जी वो भी परेशान है। ऐसा और ये ऐसा मसला है कि जिसमें कई दफा ऐसा लगता है जैसे हुकूमत की तरफ से जो बयान आते हैं वो मजाक का खेज है। मिसाल के तौर पर कहते हैं दुनिया में महंगाई बढ़ गई, तो दुनिया में महंगाई बढ़ गई है तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की पर कैपिटल इनकम कितनी है? बिल्कुल। हमेशा देखा जाता है कि आपकी इनकम कितनी है और महंगाई कितनी है। यहाँ इनकम वैसी की वैसी है, महंगाई बढ़ गई है। तो मतलब ये बड़ा अजीब सा कॉमेडी किस्म का शो लगता है जब वज़ीर आके टीवी पे बयानात देते और ये बताने की बजाय कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़े, अगर महंगाई है तो महंगाई में हमारा सर्वाइवल कैसे हो, इसकी बजाय इस किस्म के बयानात। तो बड़ा दुख होता है। इस वक्त देखा जाए तो हमारे मुल्क में आपको पता है इखलाकियात की बर्बादी है, जुल्म तशद्दुद बढ़ चुका है, वायलेंस बढ़ चुका है, उसके ऊपर से महंगाई। तो महंगाई एक ऐसी वबा है जिसका अगर कोई तरीकाकार ना निकाला गया कि इससे छुटकारा कैसे हासिल करे, तो आपकी जो सतह है गुर्बत की, कई लोग जो मिडिल क्लास के हैं वो सतह गुर्बत से नीचे आ जाएंगे। तो लम्हे फिक्र ये, मैं आपको ये बताऊं, बचत आपकी उस वक्त हो सकती है जब आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कंप्रोमाइज करें। मिसाल के तौर पर अगर आप सस्ता तेल खरीदते हैं, सस्ता घी खरीदते हैं, आप चीनी खाना बंद कर दें, चीनी का इस्तेमाल बंद कर दें तो बचत जाएगी। मगर फिर आपकी सेहत खराब होगी तो डॉक्टर के पास बिल जाएगा आपका। तो बचत यहाँ पे मेरे नजदीक, मेरी अपनी राय के, बचत की बजाय
इनकम को इंक्रीज करने का तरीका सोचना चाहिए। और इसकी बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, शाम को अगर आप फ्री हैं या आपके घर में आपकी बीवी है या बेटी है या माँ है, जो भी है, वो कुछ ऐसा चीज बनाए कि जिसको आप ऑनलाइन सेल कर सके। मिसाल के तौर पे बहुत सारी इस वक्त खवातीन जो है वो मुख्तलिफ खाने की, कोई बिरयानी, कोई शामी कबाब, आप देखें मुख्तलिफ फूड पांडा वगैरह के ऊपर नए नए लोग आ रहे हैं जो मुख्तलिफ चीजें ऑफर कर रहे हैं। तो अगर इस किस्म की कोई चीज हो कि एडिशनल इनकम अगर आपकी बढ़ सके आयशा, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि क्वालिटी लाइफ पे कभी कंप्रोमाइज मत, कम खाना मगर सस्ता खाना मत खाना, गलीज चीजें इस्तेमाल मत करना, सस्ती चीजें इस्तेमाल मत करना। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन चलें, आपने एक बहुत अच्छा मशवरा दे दिया है कि बजाय बचत के अपनी सैलरी इंक्रीज करने या अपनी इनकम इंक्रीज करने के हवाले से हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसे कौन कौन से तरीकों से अपने पैसों में इजाफा कर सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये भी एक हकीकत है कि हमारे यहाँ पे मेरा ख्याल है 95 to 99% लोग जो हैं वो इस बारे में सोचते भी नहीं हैं और जो एक लगी बंधी तनख्वाह आ रही है उसी पे गुजारा करते हैं। हमें अगर उन लोगों के बारे में बात करें तो किस तरह वो अपनी मौजूदा हालात में थोड़ी थोड़ी सी बचत कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई दूसरे सोर्स ऑफ इनकम की तरफ नहीं जा पा रहा तो जो उसके पास पैसे हैं वो उनमें से कैसे थोड़े थोड़े से बचा सकता है? देखिए, बचत जो चीजों में हो सकती है वो ये कि आपको कपड़ा खरीदना या कोई ऐसी चीज जो एसेंशियल नहीं है आपके लिए, जरूरत है जिंदगी, इंसान को जो मेन जरूरत है जिंदगी की वो खुराक है, यानी 2 वक्त की रोटी चाहिए उसको, उस पे कंप्रोमाइज मत करे। कपड़े खरीदने, कोई और चीज खरीदनी है उसको ना खरीदे, वहां बचत करे। वो पैसे जो आप बचा के रखें, खाने पीने में बचत ना करें। या फिर दूसरी चीज है कि होलसेल से खरीदें खाने पीने के आइटम। अगर थोड़ा सा आप अपने दुकानदारों से दूर जाए और जो होलसेल की मार्केट है वहां से खरीदे तो 10 से 15% आपको वहां पे बचत हो सकती है। तो बचत इस तरीके से करें कि नॉन एसेंशियल आइटम्स पे आप ना खरीदें उसको। जो एसेंशियल आइटम है, जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, जिसमें मेनली चीज खाना पीना है, वो आप उस पर इस्तेमाल करें पैसा, बाकी चीजों पे। अच्छा, मैं एक और चीज भी कहता हूँ, मिसाल के तौर पर कई साल पहले की बात है, मैं एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट को जानता था कि जो साइकिल पे जाता था अपने दफ्तर और साइकिल पे आता था। मैं बड़ा हैरान था उस शख्स के ऊपर। बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट, इनकम टैक्स के अंदर कमिश्नर था, और वो साइकिल पे जाता था और साइकिल पे आता था, और वो कहता था कि मुझे जरूरत है गाड़ी चलाने के लिए, मेरे हाथ पैर सलामत है। ही मस्ट बी अराउंड 45 और 50 years old। अब देखें, सेहत भी बनती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? चाइना में कितने लोग साइकिल चलाते हैं, इंडिया में कितने लोग साइकिल चलाते हैं, हम क्यों नहीं चला सकते? बिल्कुल, हम लोग तो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं कि अगर हम गाड़ी से नीचे किसी सवारी में बैठे तो शान के खिलाफ समझना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। कोविड से 6-8 महीने पहले, जब दुनिया में कोई मसला नहीं था, हमने एकदम से सोचा कि फ्यूचर में हमें कोई नई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो हमने वेबिनार शुरू किए। उस दौर में आमतौर पर किसी को पता नहीं था वेबिनार होता है। कोविड से 6 महीने पहले हमने वेबिनार शुरू किए। वेबिनार पे हमने ट्रेनिंग देना शुरू की, और आप देखें, चूंकि पहले से हमने एस्टेब्लिश कर लिया था, जब ये वबा आई है और दुनिया परेशान हो गई, कारोबार बंद हो गए, हमारा जो वेबिनार है वो चल रहा है, बल्कि बहुत ज्यादा चल रहा था। तो हमेशा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करें कि किस तरह मुमकिन है कि मैं। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आयशा, हमारे सोच बड़ी लिमिटेड है। हम समझते हैं कि हमारा जो रिस्क है वो एक ही सिम से आएगा। मिसाल के तौर पे मैं नौकरी कर रहा हूं, आपने सच्ची बात कही। मेरा रिस्क सिर्फ नौकरी से आएगा, गलत। नौकरी के अलावा भी आ सकता है। इसलिए अपने सोच विचार करें, बैठे गौर करें कि किस तरह मैं अपनी तनख्वाह के अलावा एडिशनल इनकम कैसे बढ़ा सकता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी पे मैं एक और सवाल आपसे, आपकी इसी बात पे मैं एक और सवाल पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि हमें अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स, क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर्स की भरमार है, और पहले तो शायद सिर्फ कॉल सेंटर होता था जहां पे नाइट शिफ्ट होती होगी, लेकिन अब हर प्राइवेट सेक्टर में नाइट शिफ्ट होती है। अब अगर एक ऐसा शख्स जिसने नाइट शिफ्ट किया और बिल्कुल अपनी नेचर से ऑपोजिट जाके, अगेंस्ट जाके उसने वो शिफ्ट किया है, क्योंकि हमारी तबीयत, हमारा मिजाज नहीं है रात में जागना, रात में खाना पीना, रात में सुबह तक जागे रहना, लेकिन अगर एक शख्स ऐसी शिफ्ट कर रहा है, उसके बाद घर जाके सोते सोते उसको दिन के 11-12 बज जाते हैं, फिर उसके बाद अगर वो 6-7 घंटे बाद भी उठता है तो उसके पास तो टाइम ही नहीं बचता कि वो मैनेज करे कुछ और सोर्स ऑफ इनकम का। वो शख्स कैसे मैनेज करे फिर अपनी रूटीन को?
देखिए, पहली चीज तो ये है कि दुनिया में बहुत सारे अफराद हैं, अमेरिका में बहुत सारे अफराद हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ प्योरली अमेरिकन की, जो अच्छा। दो शिफ्ट करते हैं, दो जॉब्स करते हैं एक वक्त में अपने घर को चलाने के लिए। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम 2 जॉब्स कर सकते हैं। आपको 4-5 घंटे की नींद मिल जाए, ये जो वक्त है ना, ये वक्त 6 महीने, साल, जितना दौरानिया है, ये वक्त गुजारना बड़ा जरूरी है। तो इस वक्त को गुजारने के लिए आपने ये रिलाई नहीं करना कि हुकूमत कुछ करेगी, वो कुछ नहीं करेगी। आपने अपने तौर पर इसके अंदर तब्दीलियां करनी है, सोच विचार करनी है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ। कल की बात है, हम एक जगह गए वहां पे, तो वहां एक छोटी सी गाड़ी खरीदी, एफएक्स जिसको कहते हैं। कराची में तो एफएक्स सब नहीं होती, पर इस्लामाबाद में अभी भी पुरानी सुजुकी चल रही है। उसके ऊपर बैनर लगे हुए थे। एक नौजवान है जिसकी जॉब चली गई कोविड के जमाने में। अच्छा। वो अपने घर से बिरयानी और सूप बना के लाता है। ये जो यहाँ पे कोई एरिया है, वहां खड़ा होता है और गाड़ी पे बैनर लगाए, छोटी सी गाड़ी पे लोग आके खरीदते हैं। देखिए, ये तो इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। हर इंसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, हर इंसान बचत कर सकता है। सोचना है कि ये मुमकिन है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम पे कोई मुसीबत आती है, हम हाथ पैर हमारे ढीले हो जाते हैं। हम कहते हैं अब गए, अब क्या करेंगे। तो ये रोने धोने की बजाय या तो बचत करे, जो मैंने तरीका बताया, या फिर इनकम इंक्रीज करे। मैं आपको गारंटी देता हूँ आयशा, हर शख्स के पास कोई ना कोई हुनर है, वो अपनी घर से इनकम इंक्रीज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन इसके लिए प्रमोशन और अगर कहा जाए कि एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आप छोटे लेवल पर किस तरह कोई एडवर्टाइजमेंट करें कि लोगों को पता चले? जैसे आपने तो देखा कि ठीक है, वो उसने शायद बैनर लगाए हुए थे गालिबन, लेकिन अगर कोई ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो किस तरह अपनी इस चीज़ को प्रमोट करे कि भाई मैं फलानी जगह पर ये रेडी लगाता हूँ, या छोटा सा ढाबा है मेरा, तो यहाँ पे आप लोग आएँ, या ये सूप है या बिरयानी है या कोई भी चीज़ ऐसी है। सोशल मीडिया इस वक्त हर शख्स की दस्तरस में, यानी वो शख्स जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी मोबाइल लेके आप देखोगे रोड पे बैठा होगा और कुछ ना कुछ देख रहा होगा वीडियो। तो सोशल मीडिया एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म है जिसमें देखें हर इंसान के कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं ना, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी जिनको आप जानते हैं, आप उनके जरिए प्रमोट कर सकते हैं। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊं। आज से 3 साल पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारी ऑफिस के सामने एक स्कूल है छोटा सा, तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, मेरी बेटी उरूज ने, कि हम देखते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि एक आम आदमी 30, 40, 50 हजार रुपए महीने एक्स्ट्रा कमा सकता है। तो हमने क्या किया कि हमारी ऑफिस के बाहर एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने चिप्स बनाए, जो बच्चे आजकल फ्रेंच फ्राइज खाते हैं। जी, वो चिप्स बनाए हमने 300 रुपए के चिप्स, इंक्लूडिंग तेल, इंक्लूडिंग पटेटो, सब मिला के 300 रुपए। हमारे प्यून को खड़ा कर दिया कि तुमने चिप्स बेचने। अच्छा, बच्चे एक इंटरवल के दरमियान, रिसेस के दरमियान आए, चिप्स खरीदे और एक छुट्टी के बाद आए। आप यकीन कीजिए, शाम को जब वो थिया बंद किया गया चेक करने के लिए, तो 300 रुपए अलग निकाल के 700 रुपए नेट प्रॉफिट हुआ है। तो आप सोचे कि 700 रुपए नेट प्रॉफिट होता है तो महीने का 21,000 रुपए एक आदमी आराम से कमा सकता है एक वक्त में, एक जगह से। वाह, ज़बरदस्त। ये आपने डॉक्टर साहब, वैसे मैं ऑनेस्टली कहूँ, मैं आपसे बचत के तरीके पूछ रही थी, लेकिन आपने सोर्स ऑफ इनकम के तरीके बता के मुझे भी एक नया रास्ता दिखा दिया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव बात है जो कि आपने हमारे लोगों को बताई है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और मैं वही बात कह रही हूँ कि ये इंतहाई पॉजिटिव बात है। बचत यकीनन करें, लेकिन अपना सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर बढ़ाएं। आप ये सोचें कि अगर आप एक तरफ जॉब कर रहे हैं या एक तरफ से आपको पैसे आ रहे हैं, तो आप मज़ीद क्या काम कर सकते हैं जिससे आपको मज़ीद पैसे भी आ सकते हैं, और इसी से शायद कहीं ना कहीं आपकी बचत भी हो सके। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, दूसरों की मदद करना या किसी ज़रूरतमंद के काम आना, ये सिर्फ इंसानियत का तकाजा ही नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहिब ये कहते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और इस्लाम तो दीन हक है,
इस्लाम ने हमें सबसे ज़्यादा तलकीन की है कि हम ज़रूरतमंदों की मदद करें। सबसे पहले अपने आसपास देखें, अपने दोस्त रिश्तेदारों में देखें कि कौन ज़रूरतमंद है, किसको हमारी मदद की ज़रूरत है। क्योंकि हम जो किसी दूसरे शख्स की मदद कर रहे हैं वो हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, बल्कि उस शख्स का रिस्क अल्लाह ने आपके रिस्क में रख दिया है, आपके नसीब के साथ जोड़ दिया है। इसलिए अल्लाह ये आपको तौफीक देता है कि आप दूसरों की मदद करें और किसी की ज़रूरत पूरी करें। आज मैं आपको अपने प्रोग्राम में मिलवाऊंगी एक ऐसी खातून से जिन्होंने कोविड के दिनों में लोगों की मदद इस तरह से की कि आज वो जो एक स्टोर चला रही हैं, 7 सुपर स्टोर के नाम से मशहूर है। वो ये कहती हैं, उनका ये दावा है कि ये दुनिया का पहला स्टोर है जो कि लोगों में मुफ्त राशन और मुख्तलिफ चीज़ें जो है तकसीम तो करता है, लेकिन साथ ही साथ ये इसकी जो खासियत ये है कि ये स्टोर वो बिल्कुल अपनी बेस पे चला रही हैं। क्योंकि हम अक्सर NGOs के बारे में या अक्सर फाउंडेशंस के बारे में बात तो करते हैं ना कि उनको डोनेशन की ज़रूरत है, उनको आप अपना डोनेशन दें, ज़कात, सदकात या खैरात दें, लेकिन ये खातून जो स्टोर चला रही हैं वो बिल्कुल अपनी बेस पर अपने पैसों पर चला रही हैं। बाजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कैसे ख्याल आया आपको इस तरह का स्टोर चलाने का, किस किस्म का स्टोर है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू दिन से ही जब मैंने ये देखा कि जो लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में हैं, यानी कि जिनके ज़राए आमदनी कम है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो सफ़ेद पोश लोग हैं, तो मांगने वाले तो मांग लेते हैं, लेकिन सफ़ेद पोश लोग ऐसे हैं कि वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते हैं। तो उनकी जो मुश्किलात थी उनको मैं देख के यकीन करें बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। तो उन्हीं लोगों को देख के फिर मैंने ये स्टेप लिया कि मुझे इनके लिए कुछ करना है। तो ख़ास तौर पे जब कोविड के दिन थे तब हमने तकरीबन 6,500 ख़ानदानों में राशन दिया। अच्छा, माशाल्लाह। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर डेली बेसिस पे हमने दस्तरखान लगाए, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा साल है और हमारा जो दस्तरखान है वो चल रहा है। फिर इसके साथ एक फ्री एजुकेशन हमने दी। अच्छा, ज़बरदस्त। मतलब आपने उन तमाम सेक्टर्स में या उन तमाम डिपार्टमेंट्स कहना चाहिए कि जहाँ पर लोग बहुत ज़रूरतमंद हैं, आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि लोगों की मदद आप अपने तौर पे कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। और ज़ाहिर है जब एजुकेशन होगी तो ये जो हमारे बच्चे हैं ये हमारे मुल्क का सरमाया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर ये बगैर तालीम के रहेंगे तो फिर फ्यूचर क्या होगा इनका। तो ये सोचते हुए फ्री एजुकेशन का सिलसिला हमने शुरू किया। और अभी जब ये महंगाई के मारे लोगों के मैंने हालात देखे तो फिर ये 7 सुपर स्टोर के नाम से हमने एक स्टोर बनाया। अच्छा। और तब मुझे भी नहीं पता था कि ये दुनिया का पहला स्टोर है। अच्छा। क्योंकि मैंने तो एक बिल्कुल कोशिश की थी छोटी सी, और बिल्कुल ये अपनी ही पॉकेट से की थी कि इसमें वो ज़रूरतमंद, ख़ास तौर पे वो सफ़ेद पोश लोग आएँ कि जो हाथ नहीं फैला सकते, और यहाँ पे आके वो 30 से लेके 70-80% तक वो रियायती कीमत पे ये जो ग्रोसरी है आपकी वो लेके जाएं। और फिर साथ हमने ऐसा एक पैकेज शुरू किया कि हमने एक मंथली राशन ड्राइव शुरू की। अच्छा अच्छा। कि जो हम उनको तकरीबन कोई 2700-2800 का राशन जो हम उन्हें 1000 में देते थे। अच्छा, यानी आपने उनके लिए एक डिस्काउंटेड रेट पर चीज़ें प्रोवाइड की लोगों को कि जो चीज़ मार्केट में 2000 या 2500 की मिल रही है वो आप 1000-1200 रुपए में उनको दे रही हैं। ये फैमिली के हिसाब से, क्योंकि हमने उनकी वेरिफिकेशन की, उनकी ऐसे नहीं कि, क्योंकि मैं नहीं चाहती लोगों को भिखारी भी हमने नहीं बनाना। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी सोच है जी। और फिर हमने यहाँ पे जो जिनका कोई नहीं है सिवाय खुदा के, कोई जिनका जरिए आमदन नहीं है, उनको हमने फ्री राशन दिए। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। अच्छा, जो स्टोर आपने बनाया किस किस्म का है? क्योंकि हम सुपर स्टोर आप कह रही हैं और सुपर स्टोर में हम देखते हैं तमाम ग्रॉसरी की या बेसिक जो भी चीज़ें होती हैं उसमें मुहैया होती हैं। आपका जो स्टोर है उसमें आपने क्या तमाम वो चीज़ें रखी जो खाने पीने घर के मामलात के हवाले से होती हैं, और किस तरह लोगों को पता चला कि इस तरह कोई स्टोर चल रहा है? एक तो पहले हमारा दस्तरखान था यहाँ पे, तो लोगों को जाहिर है पहले से ही पता था। पहले से ही पता था। तो फिर इसी तरह आपको पता, जब ज़रूरतमंद होता है तो वो एक लेके जाता है, फिर आगे वो 10 को बताता है, वो आगे बताता है। तो इसी तरह से लोगों को ये पता चलता गया। तो
इसमें हमारी यही कोशिश थी कि इसमें जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो मुस्तफ़ीद हों, वो उनको इसमें ज़्यादा जो है जाए। बाकी आपने पूछा कि ये किस नौयत का है, इसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि इसमें आपको वो सब कुछ नजर आएगा जो एक बड़े स्टोर पे होता है। अच्छा, इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं, क्योंकि ये आप नए काम कर रही हैं कि लोगों को मार्केट से डिस्काउंटेड रेट पे चीज़ें मिल रही हैं। और कोविड के दिनों में तो ये हुआ था कि जब पता चला इमरजेंसी लगने वाली है, लोगों ने राशन जमा करना शुरू कर दिया। हर स्टोर पे इतना रश लगा होता था कि तिल धरने की जगह नहीं होती थी। ऐसी सिचुएशन में ऐसा कोई स्टोर, अच्छा वैसे ये चीज़ भी मैं पूछना चाह रही थी कि हम बड़े स्टोर्स पर देखते थे कि तिल धरने की जगह नहीं होती थी, तो आपके स्टोर पे भी क्या ऐसे ही मामला होता था? नहीं, पहले हमारा स्टोर नहीं था, ये तो हमने अभी इसको अच्छा, ये भी रिसेंटली स्टार्ट किया। पहले तो नहीं, क्योंकि ये पहले तो हमने वैसे ही राशन दिए थे लोगों को और वो उसके तो ज़्यादा पैसे नहीं लिए थे, वो तो एक वैसे ही हेल्प थी। तब मैंने ये सोचा था अगर हम ही जिंदा ना रहेंगे तो हमने ये क्या करना है, बेहतर है कि अपने हाथ से किया जाए, बिल्कुल जो हमारा दीन भी हमें बताता है। तो अभी इंशाल्लाह ताला मेरी ये ख्वाहिश है कि हम आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर शहर में मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे स्टोर कायम करें ताकि इसमें सफ़ेद पोश लोग आएँ और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करें और ये बाइज्जत तरीके से हम इनको राशन देते हैं। अच्छा, आपने कहा कि आपने टोटली अपनी बेस पे ये स्टोर, ये जो भी मामला थे सारे शुरू किए, कोई किसी से डोनेशन, कोई फंड नहीं लिया, तो क्या जब ये चीज़ मशहूर हो गई, आपकी ये बात फैल गई, किस तरह का आप दस्तरखान भी चला रही हैं, आप स्टोर भी शुरू कर दिया है, किसी ने आपसे कहा कि चलें हम भी आपके साथ इस नेकी में शामिल होते हैं, हम भी आपको डोनेशन देते हैं? इसमें मेरे अपने जो बहन भाई हैं, मेरी अपनी फैमिली है वो है, तो इसके अलावा तो मैंने कभी किसी से मांगा भी नहीं है। बस अल्लाह किसी का मोहताज भी ना करे, ये सबसे बड़ी दुआ होनी चाहिए, क्योंकि इंसान अपने हाथ से जो रिस्क दे वो सबसे बेहतरीन है, बजाय इसके कि किसी से मांग के खाना पड़े। अच्छा बाजी साहिबा, आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है, आपको बाहर के मुल्कों से भी कॉल्स आती हैं, कैसा रिस्पॉन्स आता है, लोग क्या कहते हैं? जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो यकीन करें इस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, मुसलमानों का पॉजिटिव फेस है। और जब वो इस तरह की बात करते हैं तो यकीन करें कि मुझे इस कदर खुशी होती है और फिर मुझे लगता है कि ये नेकी शायद मेरे रब ने कबूल की है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ये बहुत कम ये एहसास होता है, ये फीलिंग इंसान को खुद आती है कि शायद हमारा जो ये नेक और अच्छा काम है ये कबूलियत पा गया है, वरना अगर हम हर चीज़ पे ऐसा एहसास करना शुरू कर दे तो हमें तकब्बुर हमारे अंदर आ जाए। ये अल्लाह ताला की तरफ से भी नेमत होती है कि इंसान को पता नहीं होता कि उसकी ये नेकी कबूल हुई है या नहीं हुई है। आप ये बताइएगा इस स्टोर के हवाले से कि क्या आपने कोई टाइमिंग्स रखी हैं कि इस टाइम पे खुलेगा, इस टाइम पे क्लोज़ होगा, या हर वक्त ओपन रहता है? नहीं, सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक ये जो पब्लिक डीलिंग टाइम है। इसके बाद तो ये लोग फिर अपनी जो है ज़ाहिर पैकिंग वगैरह करते हैं, जो स्टॉक होता है वो फिर अपना सेट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तादाद है जो लोग आते हैं, तो फिर ज़ाहिर है डेली तौर पर हमें ये स्टॉक लाना पड़ता है और फिर इनकी पैकिंग करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चल रहा है, और सही बताऊं तो ये अल्लाह पाक की ज़ात है जो इसको चलाती है, तो ये हमारे बस की बात तो है नहीं है। आपको क्या डिफरेंस फील होता है जब आपने ये स्टोर या ये दस्तरखान शुरू करने से पहले अपनी लाइफ और इसके बाद की लाइफ? पहले हर तरफ से मेरे कानों में हमेशा यही आवाज़ें आती थी, हमारे बच्चे भूखे हैं, कोई खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, कोई हमारे बच्चे बच्चियाँ बेरारवी की तरफ जा रहे हैं, गलत ज़ाहिर रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। तो जो बच्चे हैं वो आपको पता चोरी चकारी कैसी जो एक एक्टिविटीज़ हैं उनमें जा रहे हैं, बच्चियां गलत रास्ते पे जा रही हैं। बिल्कुल। वो क्यों जा रही हैं? सिर्फ और सिर्फ घर के हालात की वजह से, भूख की वजह से, बीमारियां और ये जो अब मसाइल हैं कि महंगाई है, इसकी वजह से लोग अपना डिप्रेशन कम करने के लिए इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, भूख को कम करने के लिए। जाहिर है जिनके घर में बच्चे हैं, जो भूखे बच्चे सो रहे हैं, वो क्या करेंगे? उनके घर रोटी नहीं है, वो निकलेंगे रोटी हासिल करने के लिए, कुछ भी वो करेंगे क्योंकि उन्होंने घर लेके आना है खाना। तो मैं अब उस वक्त में और अब मैं ये अब सुनती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अब बच्चे उनके खाना खा के सोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चलें, आपके आसपास तो आपने जो एक नेकी शुरू की उसका आपको कुछ ना कुछ अजर नज़र भी आ रहा है, उसका कुछ ना कुछ सिला नज़र आ रहा है, और सिला तो आपको अल्लाह ने देना है, हम तो बस बात कर सकते हैं।
और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में कोई छोटी से छोटी नेकी भी शुरू करें, क्योंकि छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए। आप कोई नेकी करेंगे, अल्लाह ताला उसका अजर आपको 10 गुना बढ़ा कर देगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया था नशे के हवाले से, जिसमें ये हमने आपको बताया था कि हमारी नौजवान नस्ल में नशे का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और सिर्फ कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटीज़ के ही बच्चे बच्चियां नहीं, बल्कि अब जो स्कूल के भी बच्चियां हैं या बच्चे हैं, उनमें भी ये रुझान कहीं ना कहीं आता जा रहा है। और जो तहकीकात अब सामने आ रही हैं, उनमें जो यंगस्टर्स हैं, अंडर 20 कर लें या अंडर 30 कर लें, उनमें ये रुझान बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और आइस नशा इस वक्त हमारी जड़ों में बैठना शुरू हो गया है। आइस नशा किस हद तक ख़तरनाक है हमारी सोसाइटी पर, ख़ास तौर पर हमारी यंगस्टर्स पर इसका क्या असर हो रहा है, इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर सदाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो रिसर्च अभी हालिया दिनों में सामने आ रही हैं कि जो बिल्कुल टीन एज के लड़के लड़कियां हैं, उनमें आइस नशे का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे यंगस्टर्स इन चीज़ों में क्यों बहुत तेज़ी से इन्वॉल्व हो रहे हैं? देखिए, ये एक फास्ट मूविंग सोसाइटी है, जो जैसे शहरों में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद है, तो यहाँ पे एक बिल्कुल ऐसे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं ये, जहाँ पे दुनिया भर के असरात नुमाया तौर पर होते हैं। और ऐसे स्कूल कॉलेजेस जो कि बहुत अच्छे समझे जाते हैं, जहाँ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन दी जाती है, और ख़ास तौर पर ऐसे असातिज़ा होते हैं जो बाहर से पढ़ के आए होते हैं, तो ये असर जो है बुनियादी तौर पर उनसे ट्रिकल डाउन करता है। स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के, वो अभी इनोसेंट होते हैं, उनको दुनियादारी का बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। वो अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी उन्होंने ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों को समझा नहीं होता। लिहाजा वो ऐसे चीज़ों को फैशन के तौर पर कबूल करने लगते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सिंगर्स हैं या अदाकार हैं, वो इस किस्म के नशों में मुब्तला है। तो एक तरह से वो उनके फॉलोअर होने की वजह से इन चीज़ों की तरफ उनका रुझान होता है। दूसरी बात ये कि ये जी आप बात कंप्लीट करें, फिर मैं आपसे बात। दूसरी बात ये है कि ये अफ्लुएंट फैमिली से ज़्यादातर ताल्लुक़ रखते हैं, और इनके माँ बाप के लाइफस्टाइल भी ऐसे होते हैं जिनसे उनको अच्छी इंस्पिरेशन नहीं मिलती। तो लेकिन ज़्यादातर जो है यंगस्टर वो शुरू करते हैं सिगरेट से और चरस से, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आइस की तरफ या इस किस्म के नशों की तरफ जाते हैं। अच्छा, नहीं, यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं आपसे इसी हवाले से भी सवाल पूछने वाली थी कि पहले किसी भी नशे की जो पहली स्टेज थी उसको सिगरेट कहा जाता था, कि पहले लड़के लड़कियां सिगरेट पे आते थे, उसके बाद फिर किसी और नशे की तरफ जाते थे। लेकिन अभी कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट आइस नशे की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान आ गया है बच्चे बच्चियों का, वो जो यंगस्टर्स हम बात कर रहे हैं उनकी। तो आइस नशे पे डायरेक्ट रुझान का मतलब है कि हम लोग यहाँ तो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, हम फैशनेबल होने के चक्कर में या खुद को मॉडर्न कहलवाने के चक्कर में इस तरह की सोसाइटी को अडॉप्ट करना शुरू हो गए हैं कि जो डायरेक्ट आपको किसी बड़े नशे की तरफ ले जाती है। बाय एंड लार्ज अभी भी बच्चे बच्चियां सिगरेट से आगाज करते हैं और फिर चरस और फिर आइस की तरफ जाते हैं, लेकिन जो कुछ लोग बराह रास्त आइस की तरफ जाते हैं उसमें एक ये कबाहत इस वजह से भी पैदा होती है कि आइस का नशा जो है इंसान को उस तरह सुस्त नहीं करता या गुनूदगी पैदा नहीं करता कि लोगों को पता चल जाए, बल्कि वो बहुत ज़्यादा चाको चौबंद और चुस्त नज़र आता है, और उसका जहन भी बज़ाहिर बड़ी तेज़ी से काम कर रहा होता है। उसमें चतर चलाकियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वालिदैन को इसका पता नहीं चलता, और लोग समझते हैं कि जब चाहेंगे आइस करेंगे, जब चाहेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत जल्द लोग इस पे हुकअप हो जाते हैं और लोग इसके एक जाल में जकड़े जाते हैं, और ये इस कदर तबाहकुन नशा है कि जितनी देर में ये अपनी तबाहकारियाँ लाता है उतनी देर में इंसान को पहले पता ही नहीं चलता, और वो जब वो फंस चुका होता है तो फिर उसके हालात जो दिगरगू हालात होते हैं वो दूसरे लोगों के सामने आते हैं और घर वाले फिर बहुत परेशान होते हैं।
तो डॉक्टर साहब, इस नेग्लिजेंस की वजह हम तालीमी इदारों की इंतज़ामिया को भी कहें, क्योंकि अगर तालीमी इदारों में ये चीज़ शुरू हो रही है या फैल रही है तो इंतज़ामिया की इस पे हम नाअहली कहें, नज़रअंदाज करना कहें इस तरह के वाक़यात को, कि वो किसी के मामलात में पढ़ना नहीं चाहते, कि हम क्यों किसी के मामलात में पढ़ें, इनके घर वाले ज़िम्मेदार हैं। इसलिए भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या तालीमी इदारों में हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात भी है कि अगर तालीमी अदारे और उनके सरबरा इस मामले में गहरी दिलचस्पी लें कि उनकी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में नशा नहीं होगा, तो फिर उनको बदनामी का एक सामना होता है, बदनामी का डर होता है कि जब वो ये आवाज़ उठाएंगे तो ये हकीकत सामने आएगी कि उनके कॉलेज में लोग नशा करते हैं। ज़्यादातर जो सरबराहान हैं यूनिवर्सिटीज़ के या तालीमी दरसगाहों के, वो खुद फरेबी में रहना चाहते हैं, डिनाइल में रहना चाहते हैं, और वो इसको खुलेआम तस्लीम नहीं करना चाहते कि उनकी यूनिवर्सिटी में नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर वो कोई रोकथाम करना चाहें तो उनको बहुत सारी रेजिस्टेंस का सामना होता है, हत्ता कि जो असातिज़ा हैं उनकी तरफ से भी रेजिस्टेंस का सामना होता है। अगर कोई ऐसी कोशिश कोई यूनिवर्सिटी वाले करते भी हैं तो उस कोशिश को असातिज़ा और बच्चों के वालिदैन मिलके नाकाम बना देते हैं। बच्चों के वालिदैन नहीं चाहते कि ये हकीकत दुनिया के सामने आए कि उनका कोई बच्चा नशा भी करता है। वो समझते हैं कि ये एक फेज़ है जो कि 1-2 साल में गुजर जाएगा और फिर बच्चे नशा छोड़ के अच्छी भली जिंदगी गुजारने लगेंगे। इस खुशफहमी में बहुत सा नुकसान होता है। अच्छा, तो फिर आपने वालिदैन की बात की कि वालिदैन समझते हैं कि अभी एक फेज़ है कि जब भी गुजर जाएगा तो उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएंगे, लेकिन ये माँ बाप की फिर नेग्लिजेंस हम इसको कहें कि माँ बाप अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं देते, या ये जो आइस नशे की अगर हम बात कर रहे हैं इसके कोई इस तरह की अलामात जाहिर नहीं होती हैं ज़ाहिरी तौर पर कि माँ बाप को भी पता नहीं चलता कि हमारा बच्चा किस एक्टिविटी में मुलव्विस है? माँ बाप को एक लेवल पे पता होता है, लेकिन वो खुद फरेबी में मुब्तला रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब वो इस किस्से को उठाएंगे, जब इस मौजू पे बात करेंगे अपने बच्चों से, तो बच्चों की तरफ से बड़ा शदीद रिएक्शन आता है। बच्चे जो कि 7 साल की उम्र तक वालिदैन को बहुत फॉलो करते हैं और उनकी हर बात को अच्छा समझते हैं और सही समझते हैं, 7 साल की उम्र के बाद बच्चे अपने वालिदैन की हर बात को गलत समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनके वालिदैन जो है वो ओल्ड स्कूल हैं और उतने फैशनेबल नहीं है जितने कि वो खुद हैं, और उन्हें बहुत सी गलतफहमियां होती हैं वालिदैन के हवाले से कि वालिदैन को तो कुछ पता ही नहीं है। हालांकि दर हकीकत खुद उनको कुछ पता नहीं होता, वो अभी ज़िंदगी की उस मंजिल को नहीं पहुंचे होते जहां ज़िंदगी की तलख़ हकीकतों से सामना उनका हो सके। और छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स बच्चों को होते हैं वालिदैन वो हमेशा हल कर देते हैं, चाहे वो नशे की वजह से हो चाहे किसी और वजह से हो। और वालिदैन की जो रिट है बच्चों के ऊपर, जो वालिदैन के अहकाम है, वो बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। और वालिदैन को जो तरबियत पेरेंटिंग की अपने वालिदैन को देख देख के हासिल होती है वो कम पड़ गई है। अब वालिदैन को पेरेंटिंग या थेराप्यूटिक पेरेंटिंग या टफ लव सीखना होगा, और जितनी जल्दी वालिदैन ये काम कर लें उनके बच्चों के लिए उतना ही बेहतर है। तो डॉक्टर साहब, अब हम आइस नशे के हवाले से अगर बात कर रहे हैं और हमारी यंग जनरेशन में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसके ख़तरनाक तरीन असरात क्या होते हैं? किसी अगर लड़के की बात करें, ज़ाहिर है उस पर एक मुख्तलिफ असर होगा, लड़की का और हिसाब होता है, लड़की पे और तरह इसका असर होगा। नहीं, लड़की लड़के के हवाले से इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। आइस का नशा एक, आप यूँ समझें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है जो कि सिंथेटिक है। कोकेन से आप वाकिफ़ हैं, वो कुदरती तौर पर एक नशा है जिसे हम हर्बल कह सकते हैं, और वो बहुत ही जालिम और तबाहकुन नशा है, लेकिन वो महंगा बहुत है। तो उसको सस्ता बनाने के लिए उससे मिलता जुलता एक नशा आइस बनाया गया है, जिसमें आसानी से बाज़ार में जो दस्तयाब हैं मुख्तलिफ केमिकल्स जो अद्वियात में अच्छे मकासद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, तो उन केमिकल्स को मिला जुला के घर घर लेबॉरेटरीज बनी हुई हैं, ख़ास तौर पर पेशावर में। खैर अब तो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद और फैसलाबाद भी ये काला धंधा चल रहा है। तो छोटी सी जगह पे इसकी फैक्ट्री बन जाती है, किसी जगह से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं।
बाजार से केमिकल्स आसानी से दस्तयाब होते हैं और कुछ तरद्दुद के बाद वो आसानी से आइस का नशा बना के तो बेचते हैं। और ये नशा चूँकि कोकेन से सस्ता भी है बहुत, तो इस वजह से जो लोग पहले कोकेन इस्तेमाल करते हैं बाद में वो भी आइस पे आ जाते हैं। और आइस का नशा करने में एक बात सबसे बड़ी ये है कि ये दिमाग को इतना स्टिमुलेट कर देता है, इतना हाइपर कर देता है कि उसमें अक्ल और दानिशमंदी कम होती चली जाती है और एक हाइपर एक्टिविटी और शुकूक व शुबहात का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और बज़ाहिर कोई गुनूदगी भी नहीं होती कि अर्ली ऑन किसी फैमिली मेंबर को शक पड़े, देखने में वो भला चंगा नजर आता है, तेज और तरार नजर आता है। ज़ाहिरी तौर पर ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि जिससे शक हो कि ये कोई नशा कर रहा है। ये बिल्कुल भी शक नहीं होता, क्योंकि वालिदैन का तसव्वुर नशे के बारे में ये होता है कि जो बंदा नशा करेगा वो डगमगाएगा, उसकी स्पीच स्लर होगी, उससे चला फिरा नहीं जाएगा, वो ज्यादातर सोया रहेगा। जबकि आइस का नशा करने वाले सोने से भागते हैं और ये कई कई दिन बाज़ औक़ात नहीं सोते। और इनके अंदर एक अलामत जो बड़ी ख़ास है उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, वो है पैरानोया, यानी शक का बेइंतहा होना। अच्छा। इस हद तक शक होना कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उनकी ज़िंदगी अपने शक से अजीरन बना देते हैं। दूसरी बात ये कि वो सारी सारी रात नहीं सोते और उसके बाद 2-2, 3-3 दिन जब वो नहीं सोते तो फिर वो क्रैश हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि अब वो मजीद नशा भी नहीं कर सकते, मजीद नशा भी नहीं कर सकते, मजीद जाग भी नहीं सकते। डॉक्टर सदाकत अली साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम में इतनी अहम गुफ्तगू की है, क्योंकि आइस नशा इस वक्त हमारी सोसाइटी को इस हद तक खोखला कर रहा है कि हमें अपने आसपास नज़र रखने, ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर पर आला सतह पर, हुकूमती सतह पर इसको रोकने के लिए इक़दाम करने की बहुत सख्त ज़रूरत इस वक्त पेश आ रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम सबकी फितरत में, हम सबकी नेचर में आर्ट के हवाले से मोहब्बत या कुछ ना कुछ शौक़ पैदा होता है, या नेचर के लिहाज से हमारे दिल में कुछ ना कुछ होता है कि हम अपनी आसपास के माहौल को पसंद करते हैं। आर्ट के हवाले से कोई ऐसी चीज़ हो रही हो तो हमारा इंटरेस्ट उसमें कहीं ना कहीं डेवलप हो जाता है। अगर आपको माहौल भी ऐसा मिल रहा हो तो आपके अंदर जो छोटा सा जज्बा होता है वो आपका शौक़ बन जाता है। वक्त के साथ साथ अगर आप उसको सीखें, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें तो आप एक बेहतरीन आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। हम बात आज के प्रोग्राम में कर रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से कि आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है, क्या पैदाइशी तौर पर यानी फितरी तौर पर अगर कहा जाए आपके अंदर इसमें कुछ ना कुछ करने का शौक़ मौजूद होता है और मज़ीद अगर आप इसको सीखें तो आप कहाँ तक जा सकते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। अलीना नकवी हमारे साथ मौजूद हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अलीना, कैसे हैं आप? थैंक यू। अलीना, आर्ट एंड क्राफ्ट सबसे पहले बताएंगे क्या है? कोई ये नई टर्म आई है, नई चीज़ें आई हैं, या पहले से थी, लोगों को पता अब लगना शुरू हुआ है? आर्ट एंड क्राफ्ट काफ़ी लोगों को पहले से भी पता है। लोग, आपको पता है कि कुछ औरतें पहले घर में करती थी, फिर बच्चों को सिखाती थी। अब ये लोगों में ज़्यादा होती जा रही है चीज़, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी इतनी चीज़ें पड़ी होती हैं जो वेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि हम एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं। प्लास्टिक, ये सब चीज़ें, तो उनसे हम काफ़ी कुछ ऐसा बना लेते हैं जो घर में डेकोर के काम आ जाता है। वो बच्चों को सिखा भी सकते हो, क्योंकि कलरफुल चीज़ें हों तो बच्चा वो रिलैक्स और काम रहता है। वो जब इन्वॉल्व होता है इन चीज़ों में तो वो बहुत, जिनका टेम्परामेंट बच्चों का आपको पता है हाई होता है, वो जब घर बैठे हों तो उनको ऐसे कामों में इन्वॉल्व करते हैं, सिखाते हैं, तो वो बहुत रिलैक्स और काम रहता है। अच्छा, बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं इसकी। अच्छा, मतलब घर में अगर जैसे मिसाल के तौर पर सर्दियों की छुट्टियाँ अभी आ जाएंगी, तो सर्दियों की छुट्टियों में अगर बच्चे इस चीज़ को सीखना चाहें, कितना टाइम टेकिंग है ये? इतना टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको अभी बता देती हूँ एक चीज़। जैसे कि ये मेरे पास फोमिक शीट पड़ी हुई थी। ये फोमिक शीट घर में सबके पास ही होती है, अगर नहीं है तो आपने कोई भी पेपर ले सकते हो, वो ले लो। और ये मेरे पास ये चिप्स का बॉक्स था। चिप्स का? हाँ, ये चिप्स का बॉक्स था, क्योंकि ये भी आपके पास होता ही है, बच्चे खा रहे हैं चिप्स का बॉक्स। तो मैंने उसके अंदर होल्स किए थे और मैंने पर्पल शीट इसीलिए यूज़ किया क्योंकि नाइट लैम्प है।
पर्पल लाइट से आपको बहुत, आप जब कुछ जिन बच्चों को नींद का इशू होता है या वो सो नहीं पा रहे सही से या कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसे कलर उनके पास जब सराउंडिंग में होते हैं तो वो बहुत रिलैक्स और काम होकर सो जाते हैं। मतलब आप इसको कह सकती हैं कुछ एनर्जेटिक कलर्स हैं। बिल्कुल, ये पर्पल बहुत एनर्जेटिक भी है, लेकिन ये ऐसा है कि जो बच्चों में स्लीप इश्यूज है ना, इवन बड़ों में, अच्छा, आपकी नेचर को थोड़ा काम करता है। हाँ, आपके मिजाज में अगर वो बहुत एक्टिव हो रहा है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके लिए मैंने इसमें होल्स किए थे, इसको पर्पल शीट लगाकर। ये आपको फेक कैंडल्स मिल जाती है मार्केट से आम से। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। मैं एक दिन देख के सोच रही थी कैंडल कैसे जलती होगी। और ये बिल्कुल ये देखें इस तरह, और ये रात को होगी, डिम लाइट भी होगी, इतना प्यारा लगता है ये, और बच्चों को भी पसंद आती है, वो खुद बना भी लेते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है वाकई। और वो लाइट भी अंदर इतनी ऐसे लग रहा है जैसे ओरिजिनल कैंडल चल रही है। ये आप देख भी रहे होंगे, जबरदस्त है। तो बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारा। और इसी का मैं एक और चीज़ जल्दी से आपको बताती हूँ। इसी को बंद करके सेम इसी तरह चिप्स बॉक्स है आपके पास, या आपके पास कार्डबोर्ड है, घर में पैकिंग चीज़ें पड़ी होती हैं, उसी का भी आप इस तरह सर्कल बना सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आप, मैं इसको दोबारा से शीट को एक लगा दूँ तो ये, और उसके बाद आपको ग्लू या कोई चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस एक नॉट आपने यहाँ देनी है, तो ये आपका एक पेंसिल होल्डर बन जाएगा बच्चों का। हाँ, बहुत आसानी से ये इस तरह से नॉट आ जाएगी। अच्छा, अब तो काफ़ी वेबसाइट्स भी ऐसी आ गई हैं, यूट्यूब चैनल्स ऐसे आ गए हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट को सिखाते भी हैं लोगों को, तो घर बैठ के इजीली ये चीज़ सीखी जा सकती है बहुत आसानी से, क्योंकि बच्चे होते ही क्रिएटिव हैं। हाँ, बच्चे इमेजिनरी हैं, उनको जो आप बता रहे होते हैं वो सोच रहा होता है, वो समझ रहा होता है उसके मुंह। अच्छा, ये चीज़ फिर आपके इंटरेस्ट पे है अलीना, कि अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप उस तरफ आते हैं, लेकिन फिर आपका माहौल जो है वो आपको पॉलिश करता है, आपके यहाँ जो इसकी स्टडीज़ हैं या एजुकेशन है इस सिलसिले में, वो आपको मज़ीद पॉलिश करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल बहुत आसान है, आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, बच्चों को दिखाएं, क्योंकि हर बच्चा इमेजिनरी है, क्रिएटिव है। आप देखो कि उसके सामने अगर आप कलर्स रख देते हैं ना और ब्लैंक पेपर रखते हैं, तो आप देखिए वो कौन सा कलर चूज करके उसके ऊपर कैनवस पे उतारता है, आपको उसकी मेंटल स्टेट पता चल जाती है। अच्छा, हाँ, अगर वो डार्क कलर्स यूज करते हैं, जो कलर्स हैं उससे आपकी नेचर का पता चलता है। बिल्कुल, आप जो कलर चूज कर रहे हैं उससे पता चलता है कि आपकी नेचर हाइपर है या काम कूल किस्म की नेचर है या अग्रेसिव है। ये कलर से बहुत हद तक आप किसी की नेचर का अंदाजा कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि बच्चे जब अग्रेसिव होते हैं उनके सामने प्लेन शीट रखें और फिर देखिए डार्क कलर्स किस तरह यूज करते हैं। अगर वो तंग आ रहे हैं, डार्क कलर यूज करेंगे और जोर जोर से कर रहे होते हैं, ये उनकी थेरेपी हो जाती है इससे। हाँ, एग्जैक्टली, ये चीज पेरेंट्स की थेरेपी कौन करे जब बच्चा इतना हाइपर कोई तो ठीक हो जाए। हाँ, कहीं तो बच्चे को लगाना है। फिर ये क्या चीज है? ये मैंने एक रखा हुआ है कार्डबोर्ड, ये भी आपके घर में आसानी से आपको मिल जाएगा। और ये मैंने एक शीट काट के रखी है जिसके मैं बैक पे लगाऊंगी इस तरह। और ये फ्रंट पे मैंने ये क्लॉक के लिए काटा हुआ, इस पे सारे काउंटिंग भी लिखी हुई है, वो स्टिकर से है। स्टिकर्स भी आपको मिल जाते हैं। सही। ये आपने एक जैसे इस पे जोड़ना है, इस तरह जब ये जुड़ जाएगा। हैंडमेड क्लॉक से बन गई, बड़ी जबरदस्त हैंडमेड बन गई। और ये बच्चों के रूम में अगर आप लगाएंगे तो बड़ा एक अच्छा, जिसको कहते हैं ना, एक आर्ट सा कमरे की एक लुक आती है, खूबसूरत सा लुक देता है, कलरफुल सा। बिल्कुल ऐसे है ये। अब इसकी आसानी से जुड़ भी जाती है, आप अगर चाहो तो इस पे ग्लू भी लगा सकते हो। ये बैटरी सेल है, बैटरी सेल है। थोड़ा सा पुश करना है मुझे, ये हो जाए इस टाइम, इस तरह पुश करके लग जाता है। और उसके बाद इसके ऊपर इसके यही पेन्स, ये पेन्स के मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये बहुत ही मतलब एक सस्ती चीज़ है मशीन के साइड से। ये हमें क्लॉक्स मिलते हैं ना इतने महंगे महंगे, लेकिन ये बहुत सस्ती है। ज़बरदस्त। बस फिट हो जाए 1 मिनट में। और ये इसमें ये है कि कलर्स हैं, बच्चे अपनी पसंद का कलर भी लगा सकते हैं इसमें और अपने साइड टेबल पे रख सकते हैं। चाहे तो इसको हैंग भी कर सकते हैं इस तरह, चाहो तो इसको हैंग भी कर सकते हैं। हैंग करने के लिए बैक पे आप थ्रेड लगा। अच्छा, लेकिन अब इसको साइड से जोड़ना पड़ेगा और फिर फ्रेम भी करवा सकते हैं इसको। साइड से जोड़ने के लिए मैंने ऑलरेडी स्ट्रिप्स काटे हुए हैं। अच्छा, ये स्ट्रिप्स ये सारे इस पे ऐसे लग जाते हैं। ये फोमिक शीट का फायदा ये है कि ये स्टिकर्स में भी मिल जाती है और ये प्लेन भी मिल जाती है। अगर स्टिकर्स में है तो फिर तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं ये ग्लू गन और इस तरह की चीज़ें देने से, कि वो बच्चों के नेल्स और हाथ ख़राब हो सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं उनको स्टिकर वाली चीज़ें दे दें, वो आराम से सारी चीज़ें लगाते जाएं और अपनी चीज़ें बनाते जाएं और साइड टेबल्स पे रखें। अच्छा, इसके लिए बच्चों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करें और मेरा ख्याल है बहुत छोटी एज से ही बच्चों को इस तरफ लगाएं, तो कुछ बड़ी एज तक आते आते बच्चों का वो इंटरेस्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है। बिल्कुल, इसके लिए ज़रूरी है ये इस तरह की चीज़। ये है बर्ड फीडर। जो बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है किसी चीज़ की, उनको आप ऐसी चीज़ें बना के दें,
इनको पता हो, डेली उठेंगे, इसके अंदर बर्ड्स के लिए दाना डालेंगे, ख्याल करेंगे, वो एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा बन जाता है। हाँ, ये अच्छा बहुत प्यारी चीज़ है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट में भी देखे काम आती है ये, क्योंकि वो है आइसक्रीम स्टिक्स हैं, ये भी मार्केट से आपको मिल जाता है, चाहे तो आप डो से भी बना लो, और ये सिंपल सी ये थ्रेड है। जबरदस्त, मतलब आप आइसक्रीम स्टिक से कितना जबरदस्त सा जानवर परिंदों के लिए जो दाना डालने के लिए वो होता है बॉल सा एक, वो बना सकते हैं। इससे बच्चों को फायदा है ना। हाँ, इससे बच्चों को फायदा है, उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, ऊपर छोटे छोटे से बर्ड्स भी लगे। हाँ, और रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं वो। इसी तरह से मैंने ये ट्राई किया था कि मेरा ये फेवरेट मग था। अच्छा। अब वो कहीं से खराब हो गया था और मैं फेंकना नहीं चाह रही थी, फिर मैंने इसको डेकोर किया। अच्छा। ये डेकोर करके मेरी साइड टेबल मेरे सामने पड़ा होता है। इसको भी आप इसी तरह कर सकते हैं। पसंदीदा चीज को फेंकने से बेहतर है उसको अपने पास किसी ना किसी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं ना, डेकोर के काम आ जाती है, बिल्कुल उसी तरह से है। और ये आखिरी है, ये भी आइसक्रीम स्टिक से बनाया आपने। इतना लो वेट है, इसमें आप आराम से ज्वेलरी रख सकते हो। देखो सेक्शंस भी बने हुए हैं इसके अंदर, और ये भी सारा आइसक्रीम स्टिक का ही है। इस पे मैंने से बीड्स लगाए थे, इसका भी वेट नहीं है, हल्का सा। अच्छा, थोड़ा सा बस खर्चा है, थोड़ा सा जाहिर सी बात है, आपको जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है, जितना आप उसको खूबसूरत बनाना चाहेंगे वो चीज़ उतनी प्यारी बन जाएगी। ये होती है, अगर आपके पास ये नहीं है तो हमारे पास घर में पेपर्स पड़े होते हैं, पेपर्स को हम फोल्ड करते हैं तो वो राउंड शेप में आ जाते हैं स्टिक्स से। सही। उससे भी इस तरह बन जाता है, बाद में आप उसको पेंट कर दें। अच्छा अलीना, अब आपने तो इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ें हमें दिखाई हैं, आप अपने आसपास भी देखती होंगी, लोगों में इस चीज़ का इंटरेस्ट अब कितना ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ज़्यादातर लोग हर वक्त मोबाइल यूज़ करते हैं सोशल, और ये चीज़ें टाइम टेकिंग हैं थोड़ा। लोगों का इंटरेस्ट क्या इस तरफ है, या अभी हमारे यहाँ पर ज़्यादा सोसाइटी में इसका रुझान नहीं हुआ? बहुत इंटरेस्ट है, खासकर जब बच्चों को छुट्टी होती है ना, तो माओं की कोशिश होती है ना कहीं ऐसी जगह भेजें। तो मैं खुद ये चीज़ें बच्चों को सिखा रही होती हूँ, मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं वो। अच्छा। जैसे फेवरेट कैरेक्टर्स है ये सिम्बा, तकरीबन हर बच्चे का फेवरेट कैरेक्टर है, वो इसको सीखने आते हैं, मुझे सिम्बा सीखना है, ये सिम्बा लेना है, इस तरह की चीज़ें। वो फिर उनको मैं ये भी सिखाती हूँ, इस तरह इंटरेस्ट भी आता है, और वो एक चीज़ में लगे भी रहते हैं, और घर जाके जब मामा वगैरह सबको दिखाते हैं ना, तो बड़े खुश होते हैं कि हमने कुछ किया है। एप्रिसिएशन जब मिलती है ना, तो और ज़्यादा उनमें एनर्जी बढ़ती है कि हम मज़ीद करें। अच्छा अलीना, ये बताइए, क्या हमारे यहाँ पर अगर मैं लाहौर की ही बात करूँ, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं कि अगर कोई सीखना चाहे तो वो आसानी से वहाँ से ये चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट सीख सकता है? बिल्कुल ऐसा है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सी लड़कियां हैं, स्पेशली लड़कियां हैं जो बहुत सी चीज़ें आपको आसानी से सिखा रही होती है। अच्छा। क्योंकि ये जितने भी हम जब फ्री टाइम होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी से कब से, तो वो लड़कियां जिनका इंटरेस्ट है पेंटिंग्स में, इन चीज़ों में, वो सिखाती हैं ऑनलाइन, आप आसानी से उनको सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। इसकी सबसे पॉजिटिव चीज़ जो है, आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर घर में बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सोर्स ऑफ इनकम भी इससे जुड़ जाता है, आप कहीं ना कहीं इससे कमाने भी लगते हैं। तो वाकई हर किसी के हाथ में ऐसी कोई ना कोई स्किल्स तो होनी चाहिए। अलीना, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे आप हमारे साथ। वेलकम बैक। रूह अफ़ज़ा के किचन से आपको खुशामदीद कहते हैं। और अनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनम हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम कोई ड्रिंक नहीं बनाएंगे, आज हम खाना। बिल्कुल, आज हम ड्रिंक नहीं, आज देखिए मैं कब से आगे बन गया हमारा, मतलब मैं कितनी देर से आके अपने रूह अफ़ज़ा के किचन में काम कर रही हूँ। जिस दिन मैंने ड्रिंक बनानी होती है उस दिन मुझे ऐसे लगता है कि मैं बस सिर्फ रिलैक्स करने के लिए आई थी आज शो में। आज काम करवा रहे हैं। रूह अफ़ज़ा कितना मुझे अर्ज देता है कि मुझे इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो रूह अफ़ज़ा जो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा है, वो हमें इतनी लिवरेज देता है कि आपको ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता किचन में, और चीज भी बड़ी चीज भी बन जाती है जबरदस्त। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसिकली कीमा कढ़ाई बना रहे हैं। तो थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल से इसको हमने बनाया है। सिंपल मीट की चॉइस जो है वो आपकी अपनी होती है। आप चाहें तो चिकन का ले सकते हैं, बीफ या मटन, कोई भी। तो इस वक्त जो है मैं बीफ का जो है, आज फरमाइशी प्रोग्राम था तो फरमाइश के मुताबिक जो है आज मेरे बीफ का कीमा बनाया है। तो ये बीफ के कीमे के साथ जो है सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 1 कप के करीब। उसके अंदर मैंने जो है प्याज को फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद अच्छी तरह जब वो गोल्डन हो गया तो मैंने इसमें सारा साबुत गरम मसाला ऐड किया है। डालने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की, तकरीबन गार्लिक जो है वो 2 से 2.5 टेबलस्पून ऐड किया है, और 2 टेबलस्पून जो है मैंने इसके अंदर जिंजर ऐड किया। ज्यादा क्वांटिटी में डालना है। हाँ जी, क्योंकि बीफ है। अगर आप चिकन में करेंगे तो वो गार्लिक की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी, और जिंजर की क्वांटिटी जो है वो आप सेम ही रख सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने कीमा डालकर अच्छी तरीके से उसको फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद अब बारी आ गई सारे मसाला जात की। मसाला जात में मैंने इसके अंदर ऐड किया है जीरा, साबुत जो सूखा धनिया होता है वो ऐड किया है, नमक, लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डालकर
अच्छी तरह डाल के कीमे को भुनाई कर ली। भुनाई करने के बाद मैंने उसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टमाटर नॉर्मल साइज के डाला, पानी डाला उसके अंदर। अगर आप चाहें तो इस जब पोजीशन के अंदर आप इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो दही जो है पहले मसाले में ऐड कर लेते हैं, लेकिन दही ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहे तो स्किप करते हैं। उसके बाद अच्छी तरीके से आपने भुनाई करनी है और तो फिर उसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाएगी हमारे कीमे की, जिसे आप देख रही हैं। अब बारी आ गई, इसकी तरफ फ्लेम को करेंगे तेज, और अब बारी है इसके अंदर जो हमारे दूसरे धनिया जाएगा इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर जाएगी हरी मिर्च, ये साबुत इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करेंगे, और अदरक कटी हुई और अदरक और थोड़ा सा जो अदरक है वो मैं बाद में डालूंगी इसके अंदर। अच्छा अनम, कुछ लोग हरी मिर्च जो है वो एंड में सिर्फ गार्निश करने के लिए डालते हैं, तो बस ये होता है कि हरी मिर्च जो है वो थोड़ी सख्त रहती है, मतलब वो टेस्ट के लिहाज से। अभी हम भी बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाती, यही प्रोसीजर हम भी करने लगे। और उसके बाद ये गरम मसाला और काली मिर्चें हैं, ये हम डालेंगे थोड़ा सा एंड में, सिर्फ एक खुशबू के लिए और एक फ्लेवर एनहांस करने के लिए। अब बारी आ गई मेन हमारे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है हमारी कढ़ाई का, वो ये है कि अब हम रखेंगे इसके अंदर कोयले का स्मोक देंगे। अच्छा, इसको हाँ, कोयले की तो खुशबू कढ़ाई में वाकई में बहुत जबरदस्ती आती है। तो कोयले का स्मोक, प्याज रख के, हाँ वो प्याज रख ले, कुछ भी रख ले, आपकी अपनी चॉइस है। वो एक फॉइल पेपर टाइप, हाँ कुछ भी आप रख सकते हैं। हाँ तो ये इसके ऊपर रखा कोयला और इसको अब देंगे स्मोक, कुछ कोई 1-8 मिनट का स्मोक देंगे ताकि ऑयल डालें। हाँ जी, ऑयल डालेंगे इसके ऊपर, जबरदस्त। और ये चला गया इसके ऊपर स्मोक। इस स्मोक से क्या होगा कि बड़ा ही जबरदस्त सा जो है वो फ्लेवर इनहैंस होकर आएगा इसके साथ। ऐसा लगेगा बारबेक्यू चिकन खा रहे हैं। हाँ ऐसा लगेगा कि बारबेक्यू कीमा आप खा रहे हैं, जो सॉरी कीमा, हाँ जी चिकन में क्या, चिकन बारबेक्यू कीमा खा रहे हैं आप। हाँ वो चिकन का कीमा कभी आप इस तरह से है उसको कर सकते हैं। अच्छा अगर आपको कुछ लोग जैसे मैं हूँ, मुझे थोड़ा सा जरा कोयले की जो खुशबू होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है, मुझे लगता है खाना बहुत हैवी हो गया है। अच्छा, तो मैं इस तरह की फ्लेवर ऐड हो जाता है। एक फ्लेवर ऐड हो जाता है, तो अगर आप चाहें तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। कोयले का स्मोक अगर किसी को नहीं पसंद तो वो इसको स्किप भी कर सकता है। आप इसको सर्व करें सैलड, रायता और पराठे, और क्या चाहिए, खमीरी रोटी। खमीरी रोटी, नान, खमीरी रोटी मंगवाई थी। अच्छा उस दिन आपने कोरमे के साथ खमीरी रोटी खाई थी। अच्छा तो अभी इसके साथ आप पराठे खाएं या जो भी। अच्छा ये बड़ा अच्छा एक और ये एक चीज़ है कि ये बहुत अच्छा उसके लिए भी है, नाश्ते के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ। अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ा सा ब्रेकफास्ट है तो आप उसके अंदर एक सालन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप चने और रिवायती हम नहारी और पाए बनाते हैं, उसके साथ जो है आप कीमा पराठों के साथ कीमा रख सकते कीमा भी रख सकते हैं। तो अच्छा हम अब वैसे तो हर तकरीबन रेस्टोरेंट ने अब ये ट्रेंड निकाल ही, ये नाश्ते का ट्रेंड निकाल लिया है, तो वहाँ पर भी इस तरह की हैवी चीज़ें कुछ होती हैं, मतलब कीमा भी होता है, चने पूरियाँ, और साथ में कोई ना कोई ऐसे ग्रेवी टाइप का भी बीच में होता है। हाँ तो वाकई अगर आप घर में अगर कोई दावत रखें या खुद भी शौक से अगर जो लोग खाते हैं तो वो इस तरह की डिश अपने नाश्ते के लिए भी रख सकते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा अब ये स्मोक आ गई है इसके ऊपर, और अब हम क्या करेंगे कि अच्छी तरीके से इस लास्ट टाइम इसकी एक दफ़ा भुनाई करेंगे, और भुनाई करने के बाद इसको हम करेंगे डिश आउट। जबरदस्त। और ये जो हमारा ज्यादा एक तरह से हमने दम दिया है इसको, बिल्कुल हमने दम दिया है, तो इसलिए ज्यादा उसमें हमने पकाया नहीं। तो वो जो हरी मिर्चें हैं वो वाकई अपनी उसी शेप में और जो हरी मिर्च की एक वैसे ही टेस्ट होता है, फ्लेवर वो उसी तरह मौजूद है, क्योंकि अक्सर हरी मिर्च फौरन मिक्स हो जाती है, घुल जाती है हंडिया में। अब थोड़ा सा जो है धनिया ऐड करेंगे इसके ऊपर, और मेरे थोड़े से जो है ये प्याज काट के रखे, इसका बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है कीमे के अंदर। ये रिंग ऑनियन रिंग्स जो है ये आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसका एक तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, और जब आप कीमा सर्व करते हैं तो ऊपर गार्निश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। ज़बरदस्त। चलें जी, ये तो ज़बरदस्ती हमारी आज की डिश तैयार है। फिर से नाम बताएं इसका। कीमा कढ़ाई, बेसिकली कीमा कढ़ाई, ठीक है। तो ये जो है हमारी इसकी रेसिपी फिर हमें जल्दी से बता दें। सिंपल 1 kg तकरीबन 1 से 1.5 किलो कीमा था। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया 1 कप, उसके अंदर जो है प्याज को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दी, कीमा ऐड किया, अच्छी तरीके से उसकी भुनाई की। भुनाई करने के बाद मैंने उसके अंदर ऐड किया साबुत गरम मसाला, जितना भी, जैसे कि लौंग, काली मिर्चें और ज़ीरा और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इस तरह डालकर सब कुछ। और उसके बाद सारे मसाला जात ऐड किए। मसाला जात ऐड करने के बाद मैंने उसके अंदर टमाटर ऐड किए। टमाटर ऐड करने के साथ पानी ऐड कर दिया, अच्छे पकने छोड़ दिया उसको। जब पानी ड्राई हो गया बिल्कुल, कीमे की अच्छी तरीके से भुनाई की। भुनाई करने के बाद
उसके अंदर मैंने ऐड किया साबुत जो हमारे मसाले हैं वो है हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्चें। उसके बाद एंड में कोयले का स्मोक दिया और ये ज़बरदस्त हमारी डिश आज की रेडी है। तो जनाब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।